आज इस डीप डाइव में हम एक बहुत ही दिलचस्प मैच पर बात करने वाले हैं। मतलब आप सोचिए कि एक टी20 मैच हो रहा है जहां एक टीम बहुत आराम से टारगेट चेस कर लेती है और पूरी तरह हावी रहती है, लेकिन किसी भी खिलाड़ी ने एक भी 50 नहीं बनाई। हाँ, ये सच में थोड़ा अजीब लगता है ना, क्योंकि हमारी आदत होती है कि मैच में कोई एक हीरो होगा जो बड़ी पारी खेलेगा। वही ना। लेकिन ये जो 15 अप्रैल 2026 को डिफेंडिंग चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच मैच हुआ, इसने इस पुरानी सोच को बिल्कुल पलट के रख दिया है। बिल्कुल। और आज की इस चर्चा में हमारा मकसद बस स्कोर बताना नहीं है। हम इन मैच रिपोर्ट्स के जरिए ये डिकोड करेंगे कि कैसे एक लो स्कोरिंग मैच में बिना किसी बड़ी पारी के भी रणनीतियों ने बाजी मार ली। राइट। तो आइए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। आरसीबी ने अपने होम ग्राउंड पर खेलते हुए लखनऊ को 5 विकेट से हरा दिया। ये इस आईपीएल सीजन में उनकी चौथी जीत थी और उन्होंने 147 रन का टारगेट सिर्फ 15.1 ओवर में ही हासिल कर लिया। और इस जीत के साथ आरसीबी 8 पॉइंट्स लेकर पॉइंट्स टेबल में वापस टॉप पर पहुंच गई है। पर इस पूरे सफर को समझने के लिए हमें पहले लखनऊ की उस लड़खड़ाती पारी की पहेली को सुलझाना होगा, जो 20 ओवर में सिर्फ 146 रन पर सिमट गई। सही बात है। अगर हम लखनऊ की बैटिंग को देखें तो ये किसी एक खराब ओवर का नतीजा नहीं था। ये लगातार पड़ते हुए दबाव के कारण एक स्ट्रक्चरल फेलियर था। मैं तो लखनऊ की इस पारी को एक जेंगा टावर की तरह देखता हूँ। जेंगा खेलते वक्त शुरू में टावर कितना मजबूत लगता है, राइट? तीसरे ओवर को ही ले लीजिए, जब मिचेल मार्श ने भुवनेश्वर कुमार की गेंद पर 102 मीटर का छक्का मारा था। अरे हाँ, वो गेंद तो सीधा स्टेडियम की छत पर जा गिरी थी। वही तो। उस वक्त ऐसा लगा कि उनकी नींव बहुत मजबूत है। लेकिन फिर एक-एक करके वो ब्लॉक्स खींचने शुरू हो गए। वो ब्लॉक खींचने की शुरुआत चौथे ओवर में हुई थी, जब एडन मार्क्रम 12 रन बनाकर रासिक सलाम की गेंद पर आउट हुए। लेकिन किसी भी जेंगा टावर के गिरने का एक टर्निंग पॉइंट होता है। और वो टर्निंग पॉइंट 5वें ओवर में आया, जब जॉश हेजलवुड की एक तेज गेंद सीधा ऋषभ पंत की कोहनी पर जा लगी और उन्हें रिटायर हर्ट होकर मैदान से बाहर जाना पड़ा। मैं कहूंगी कि ये टेक्निकल और साइकोलॉजिकल दोनों ही लेवल पर एक बहुत बड़ा झटका होता है। जब एक सेट हो रहा बैटर अचानक बाहर जाता है ना, तो मिडिल ऑर्डर के उन बैटर्स पर दबाव आ जाता है जो शायद 12वें या 13वें ओवर में आने वाले थे। और 7वें ओवर की पहली ही गेंद पर हेजलवुड ने उन्हें बोल्ड कर दिया। पूरन सिर्फ 1 रन ही बना सके। और देखते देखते लखनऊ का स्कोर 83 रन पर 4 विकेट हो गया। अब यहाँ पर ना मेरे दिमाग में एक सवाल आता है। जब मैं इस 83 रन पर 4 विकेट वाले आंकड़े को देखता हूँ, तो पहली सोच यही आती है कि क्या बैटर्स ने जल्दबाजी में अपने विकेट फेंके? क्योंकि 7 ओवर के आसपास 83 रन बताते हैं कि रन रेट तो बहुत अच्छा था, पर फिर विकेट्स क्यों गिरे? देखिए, इस पॉइंट पर मैं थोड़ा आपसे असहमत हूँ। सारा दोष बैटर्स पर डालना आसान है, लेकिन ऐसा करने से हम आरसीबी के बॉलर्स और खासकर रासिक सलाम की मास्टर क्लास को नजरअंदाज कर देंगे। अच्छा, तो आपका मतलब है कि ये सिर्फ जल्दबाजी नहीं थी? बिल्कुल नहीं, ये बॉलर्स का बिछाया हुआ एक जाल था। आप रासिक सलाम के स्पेल पर गौर करें, जिन्होंने 4 विकेट लिए। उन्होंने सिर्फ गेंदें नहीं फेंकी, उन्होंने बाकायदा विकेट्स इंजीनियर किए। मैं इसको और गहराई से समझना चाहूंगा। ये विकेट इंजीनियर करने का क्या कॉन्सेप्ट है यहाँ? इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है 16वें ओवर में आयुष बदोनी का विकेट। बदोनी 38 रन बनाकर खेल रहे थे और काफी सेट लग रहे थे। रासिक ने उन्हें एक स्लोअर बाउंसर डाली। अब इसके पीछे का फिजिक्स और साइकोलॉजी समझिए। हाँ, बताइए। जब कोई फास्ट बॉलर बाउंसर डालता है ना, तो बैटर का दिमाग तुरंत पुल शॉट खेलने का सिग्नल देता है। ये एक मसल मेमोरी होती है। लेकिन क्योंकि ये एक स्लोअर गेंद थी, तो गेंद की स्पीड कम हो गई। अरे हाँ, मतलब बैटर ने शॉट पहले ही खेल दिया और गेंद उस समय तक बल्ले तक पहुंची नहीं। एकदम सही पकड़ा आपने। गेंद 1 या 2 मिली सेकेंड की देरी से आई और इस देरी की वजह से गेंद बल्ले के बीच में लगने के बजाय टॉप एज पर लगी और बदोनी बड़ी आसानी से कॉट बिहाइंड हो गए। कमाल का विश्लेषण है ये। और फिर 20वें ओवर में तो रसिक ने लखनऊ की पारी को पूरी तरह खत्म ही कर दिया। मुकुल चौधरी, जो 39 रन बनाकर अच्छा खेल रहे थे, और आवेश खान, दोनों को रसिक ने बोल्ड कर दिया। हाँ, जिसकी वजह से लखनऊ 146 पर ऑल आउट हो गई। लेकिन इस दबाव बनाने के खेल में सिर्फ रासिक अकेले नहीं थे। बाकी बॉलर्स का रोल भी उतना ही जरूरी था। जैसे भुवनेश्वर कुमार ने 3 विकेट झटके। और कृणाल पांड्या का वो 12वां ओवर भी तो था। उसने मैच में काफी असर डाला।
बिल्कुल। कृणाल जो आरसीबी के लिए खेल रहे थे, उन्होंने उस ओवर में अब्दुल समद को 0 पर आउट किया, जिनका कैच रजत पाटीदार ने लपका था। ये कृणाल के आईपीएल करियर का 100वां विकेट था, जो एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है। हाँ, और कृणाल ने 10वें ओवर में मिचेल मार्श को भी बोल किया था ना, जो 40 रन बनाकर काफी खतरनाक स्थिति में पहुंच चुके थे। हालांकि मार्श एक अंपायर्स कॉल पर एलबीडब्ल्यू से बचे भी थे, पर आखिर में कृणाल के ही शिकार बने। इसके अलावा हमें भुवी की चालाकी को भी नहीं भूलना चाहिए। 17वें ओवर में जब ऋषभ पंत, जो पहले रिटायर्ड हर्ट हुए थे, वापस आकर खेलने लगे, तो भुवी ने उन्हें एक लो फुल टॉस फेंकी। वही तो मुझे समझ नहीं आया। मतलब एक लो फुल टॉस तो आमतौर पर खराब गेंद मानी जाती है ना, जिसमें आराम से बाउंड्री लगनी चाहिए। फिर पंट सिर्फ 1 रन बनाकर कैसे आउट हो गए, और फिल सॉल्ट ने डाइव लगाकर कैच कैसे लपक लिया? देखिए, यहीं पर तो टी20 की बारीकियां छिपी हैं। एक नॉर्मल फुल टॉस कमर की ऊंचाई पर आती है, जिसे मारना आसान होता है, लेकिन एक लो फुल टॉस ना बैटर के जूतों के पास अचानक से डिप करती है, यानी तेजी से नीचे गिरती है। अच्छा, तो बैटर को टाइम नहीं मिलता एडजस्ट करने का? सही कहा। जब तक बैटर अपना बल्ला नीचे लाता है, गेंद बल्ले के निचले हिस्से पर, यानी बॉटम ऑफ द बैट पर लगती है, उससे शॉट में पावर नहीं आती और गेंद हवा में लूप कर जाती है। भुवी ने ये जानकर किया और पंत का फ्लिक हवा में खड़ा हो गया, जैसे सॉल्ट ने आगे डाइव मारकर पकड़ लिया। क्या बात है। और फिर 19वें ओवर का वो ड्रामा भी याद कीजिए। रोमारियो शेपर्ड ने जॉर्ज लिंडे का कैच छोड़ दिया था। हाँ, पर लिंडे उस दौर का फायदा नहीं उठा सके और तीसरी ही गेंद पर टिम डेविड को कैच थमा बैठे। और अगली ही बॉल पर भुवी ने मोहम्मद शामी को बोल्ड कर दिया, हालांकि उन्हें हैट्रिक नहीं मिली। तो इस सब का नतीजा ये हुआ कि लखनऊ को 146 के मामूली स्कोर पर संतोष करना पड़ा। हालांकि 14वें ओवर में मुकुल चौधरी ने कृणाल पांड्या पर छक्का लगाकर टीम का स्कोर 100 के पार जरूर पहुंचा दिया था, पर वो एक छोटी सी राहत थी। लेकिन देखिए, टी20 क्रिकेट में टारगेट भले ही छोटा हो, पर वो हमेशा एक बड़ा साइकोलॉजिकल प्रेशर लेके आता है। वहीं से हमारी कहानी का दूसरा सबसे अहम हिस्सा शुरू होता है, आरसीबी का रन चेस। और इस चेस की शुरुआत में ना एक ऐसा डिसीजन लिया गया जिसने आधुनिक क्रिकेट की पूरी तस्वीर बदल दी है। सुयाश शर्मा की जगह विराट कोहली पहली बार इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में आए। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग मूव था। इम्पैक्ट प्लेयर का रूल ना सिर्फ एक खिलाड़ी को बदलने तक सीमित नहीं है, ये इस फॉर्मेट के पूरे मैथ को बदल देता है। जब एक्स्ट्रा बैटर होता है तो एंकर वाली भूमिका का दबाव कम हो जाता है। पर देखा जाए तो कोहली की शुरुआत तो बिल्कुल एक ख्वाब टूटने जैसी हो सकती थी। पहले ही ओवर में वो घटना हुई थी। आप उस फंबल की बात कर रहे हैं ना, जो दिग्विजय राठी से हुआ था? बिल्कुल। पहले ओवर के आखिरी गेंद पर कोहली ने कवर पॉइंट की तरफ हल्के हाथों से शॉट खेला और तुरंत रन के लिए दौड़ पड़े, लेकिन नॉन स्ट्राइकर एंड पर फिल सॉल्ट तैयार ही नहीं थे इस रन के लिए। हाँ, और गेंद दिग्वेश राठी के पास गई थी, जो तेजी से दौड़कर आए। उन्होंने एक हाथ से गेंद उठानी चाहिए, पर दबाव के चलते गेंद ठीक से पकड़ नहीं सके। अगर राठी ने गेंद पकड़ ली होती तो इम्पैक्ट प्लेयर कोहली की पहली पारी 0 पर ही खत्म हो सकती थी। सिर्फ एक फंबल ने मैच की दिशा बदल दी। उसके बाद कोहली ने जो पारी खेली वो किसी मैराथन रेस जैसी नहीं, बल्कि एक रिले रेस के स्प्रिंटर जैसी थी। उन्होंने 34 गेंदों में 49 रन बनाए, जिसमें 6 चौके और 1 छक्का था। पर इसमें सबसे हैरानी की बात क्या थी पता है? 11वें ओवर में उनका विकेट। जब वो अपनी 50 से सिर्फ 1 रन दूर थे, तो उन्होंने आवेश खान की गेंद पर निकोलस पूरन को कैच दे दिया। हाँ, वही ना सोचना था कि क्रिकेट के पुराने दौर में जब कोई 48 या 49 पर होता था तो वो रिस्क लेना कम कर देता था ताकि माइलस्टोन पूरा हो सके। पर कोहली ने यहाँ अपने पर्सनल रिकॉर्ड के लिए गेम स्लो नहीं किया। उन्होंने सीधे शॉट मारने की कोशिश की, और यही अप्रोच आरसीबी की बैटिंग को रिले रेस बनाती है। हर प्लेयर आता था, तेजी से स्कोर करता था और अगले को मौका देता था। बिल्कुल जैसे रजत पाटीदार ने किया। उन्होंने 27 रन बनाए। उनका नवा ओवर तो कमाल का था, जब सामने मोहम्मद शामी जैसे बॉलर थे। शामी ने चौथी गेंद स्लोवर फेंकी और पाटीदार ने लॉन्ग ऑन पर छक्का जड़ दिया। और जब शामी ने स्ट्रैटेजी बदलकर अगली गेंद बाउंसर डाली, तो पाटीदार ने क्या किया? उन्होंने पेस का इस्तेमाल करते हुए फाइन लेग की तरफ एक और छक्का मार दिया। एक ही ओवर में 13 रन आ गए। फिर जितेश शर्मा ने भी तो वही तेज तर्रार अंदाज अपनाया ना। उन्होंने 23 रन बनाए और 12वें ओवर में दिग्वेश राठी की गेंद पर एक छक्का लगाकर पहले तो स्कोर 100 के पार पहुंचाया, और फिर
बिना रुके अगली 3 गेंदों पर लगातार 2 चौके और 1 छक्का लगा दिया। यही तो इम्पैक्ट की नई डेफिनेशन है। 20-30 रन की तेज इनिंग्स अक्सर 60 रन की स्लो इनिंग्स से ज्यादा फर्क पैदा करती है आजकल। लेकिन हमें लखनऊ के बॉलर्स को भी अंडरस्टिमेट नहीं करना चाहिए, खासकर प्रिंस यादव की बॉलिंग, जिन्होंने थोड़ा डर तो पैदा कर ही दिया था। दूसरे ही ओवर में उन्होंने फिल सॉल्ट को सिर्फ 7 रन पर बोल्ड कर दिया था। मैंने रिप्ले देखा तो लग रहा था कि गेंद काफी नीचे रह गई थी, जबकि वो लेंथ बॉल थी। देखिए, वहां पिच और सीम पोजीशन का खेल था। जब बॉलर सीम पर गेंद को जोर से हिट करता है और पिच पर कोई क्रैक होती है तो गेंद बाउंस होने की बजाय स्किड करके नीचे रह जाती है। सॉल्ट यू से पुल करना चाहते थे, पर गेंद उनके बल्ले के बॉटम एज को छकमा देते हुए सीधा स्टंप्स में घुस गई। उसके बाद 13वें ओवर में प्रिंस ने वापस आकर एक ही ओवर में जीतेश शर्मा और रजत पाटीदार दोनों को आउट कर दिया था। पर मुझे लगता है तब तक शायद बहुत देर हो चुकी थी। हाँ, देर तो हो चुकी थी, क्योंकि आरसीबी ने पावर प्ले में ही इतना ठोस फाउंडेशन बना लिया था। टारगेट 146 का ही तो था और उन्होंने शुरुआती 6 ओवर में सिर्फ 1 विकेट खोकर 60 रन बना लिए थे। वहां पर देवदूत पद्दिकल ने भले ही सिर्फ 10 रन बनाए, 8वें ओवर में आवेश की बाउंसर पर हिम्मत सिंह को स्क्वायर लेग पर कैच दे बैठे थे, पर उन्होंने कोहली के साथ पावर प्ले में 50 रन की पार्टनरशिप जरूर पूरी कर ली थी, जिससे रन रेट का प्रेशर खत्म हो गया था। जब शुरुआती विकेट बचे रहते हैं तो आने वाले बैटर्स को खुल के शॉट खेलने की आज़ादी मिल जाती है। और उसी आज़ादी का नतीजा था कि 16वें ओवर की पहली ही गेंद पर रोमारियो शेपर्ड ने एक शानदार विनिंग चौका मारा और टारगेट 15.1 ओवर में ही हासिल हो गया। 5 विकेट की इस जीत के आईने बहुत बड़े आरसीबी के लिए। बिल्कुल, पॉइंट्स टेबल के हिसाब से देखें तो इस मैच ने काफी समीकरण बदल दिए हैं। हाँ, आरसीबी वे इस सीजन की अपनी चौथी जीत दर्ज की और 8 पॉइंट्स के साथ वो टेबल में सबसे टॉप पर आके बैठ गए हैं। वहीं लखनऊ की बात करें तो ये उनकी तीसरी हार थी और वो 4 पॉइंट्स के साथ अब 7वें नंबर पर खिसक गए हैं। इस डीप डाइव से हमें ये जरूर समझ आता है कि ये मैच आने वाले वक्त में दूसरी टीम्स के लिए एक स्टडी मटेरियल जैसा बनेगा। रासिक सलाम की स्मार्ट बॉलिंग से लेकर कोहली के इस नए इम्पैक्ट प्लेयर रोल तक बहुत कुछ सीखने को मिला है। तो इस सब को अगर मैं एक लाइन में सम अप करूं तो हम कह सकते हैं कि अब T20 क्रिकेट सुपरस्टार्स की इंडिविजुअल पारियों का खेल नहीं रहा। अब ये 11 या शायद 12 खिलाड़ियों के मिलकर छोटे छोटे योगदान देने का खेल बन गया है। सही में मैं आपके इस एनालिसिस से पूरी तरह सहमत हूँ। लेकिन इस चर्चा को खत्म करने से पहले मेरे ध्यान में एक बड़ा सवाल आया है। इस मैच में किसी ने 50 नहीं बनाई, कोहली 49 पर आउट हो गए, वहां भी लोग अपने माइलस्टोन के बारे में नहीं सोच रहे थे। तो क्या इम्पैक्ट प्लेयर रूल ने टीम्स को इतनी बैटिंग डेप्थ दे दी है कि अब खिलाड़ी अपनी इनिंग्स स्लो करने का रिस्क ही नहीं लेते? ये सोचने वाली बात तो है। अगर क्रिकेट यही डायरेक्शन ले रहा है जहां 50 या 100 रन के इंडिविजुअल आंकड़े धीरे धीरे गायब हो जाएंगे, तो क्रिकेट फैंडम